जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कि जो लेंस है उसे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों से हम देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हमारे जो लास्ट टॉपिक है वो है कि लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण और लेंस की क्षमता, जिसमें पहला है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अब उत्तल लेंस से हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। अगर हम उत्तल लेंस अगर बनाएं तो उसकी आकृति लगभग कुछ इस तरीके की बनेगी। ये हमारे पास उत्तल लेंस है और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, और बीच वाले भाग को हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र O। अब देखो हमारे पास अगर ये वाला पृष्ठ है तो इसके लिए जो फोकस होगा वो F1 होगा और इसके जो वक्रता केंद्र होगा वो होगा C1। अगर हम इस वाले पृष्ठ की अगर बात करें तो इसके लिए मुख्य फोकस होगा F2 और इसके लिए जो वक्रता केंद्र होगा वो C2। क्योंकि इससे पहले हम देख चुके थे कि जो भी हमारे पास लेंस होंगे उसमें दो ही तो मुख्य फोकस होंगे और दो ही वक्रता केंद्र होंगे और दो ही उसकी वक्रता त्रिज्या भी होगी। ये है हमारी स्थिति। अब देखो इसमें हम वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। अगर हम इस मुख्य अक्ष की अगर दूरी जो अगर काफ़ी अधिक तक मान लें तो ये जो दूरी है वो पहले एक नंबर पर आएगी, इनफाइनाइट या अनंत दूरी पर। अब देखो वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। अगर हम वस्तु को इनफाइनाइट पर रख दें। नंबर 2, अगर हम वस्तु को इस C1 से दूर रख दें, ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। जब हम वस्तु को C1 पर रख दें, या फिर चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि जब वस्तु को हम C1 और F1 पर रख दें, तो ये 4 नंबर की हो गई। और पांचवी हमारे पास कि जब वस्तु को हम F1 के ऊपर रख दें तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और लास्ट वाला है जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र O के मध्य स्थित हो, ये हो गई 6 नंबर की कंडीशन। अगर आप लोगों ने दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण में अगर वो वीडियो देखा है तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देखें दर्पण वाला कि इसमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया था। सेम इसमें भी वही है। अब हम C1 को कभी कभी 2F1 भी लिख देते हैं, क्योंकि ये जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, इसलिए C1 को हम 2F1 के नाम से भी जानते हैं और C2 को हम 2F2 के नाम से भी जानते हैं। अब पहले हमारी जो कंडीशन थी सेम जैसे हमने दर्पण में बनाया था वैसा ही इसमें देखेंगे कि जब उसमें वस्तु अनंत पर स्थित थी तो उसका प्रतिबिंब बना था मुख्य फोकस पर। तो इसमें भी मुख्य फोकस पर बनेगा, लेकिन यहाँ से पहले किरण जाएगी तो इसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन के बाद भी वो किरणें F2 से होकर गुजरेगी। इसका मतलब है कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो पहले वाले का F2 पर बनेगा। मतलब जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका मुख्य फोकस पर बनेगा F2 पर। सेकंड था जब उसके अंदर हमने देखा था कि जब वस्तु C1 से दूर थी तो इसका मतलब है कि उसका प्रतिबिंब अब बनेगा C और F के मध्य, लेकिन इसमें आगे बनेगा C और F के मध्य, अर्थात F2 और C2 के मध्य बनेगा दूसरा वाला प्रतिबिंब। कभी जब वस्तु C1 से दूर हो या अनंत और 2F1 के मध्य स्थित हो। 3 नंबर की कंडीशन थी उसमें कि जब वस्तु C पर थी तो उसमें प्रतिबिंब हमारे पास C पर ही बना था, तो इसमें भी ऐसा ही होगा कि अगर वस्तु C पर है तो इसका प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। इसका मतलब है कि जब वस्तु C1 पर होगी तो उसका प्रतिबिंब C2 पर बनेगा। ये हो जाएगी हमारे 3 नंबर का। फिर है जब उसमें वस्तु C और F के मध्य स्थित थी तो उसमें प्रतिबिंब बना था C और अनंत। तो पहला है हमारे पास कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो जब वस्तु अगर अनंत पर स्थित होगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा। हम मान लेते हैं कि ये है हमारे पास उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का ये हो गया हमारे पास मुख्य अक्ष, और ये हो गया हमारे पास इसका मुख्य फोकस F1, और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र C1, और ये है इसकी अनंत की दूरी। अगर वस्तु यहाँ पर हो, अगर अर्थात हमारे पास कोई वस्तु है अनंत की दूरी पर, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर, लेकिन मुख्य फोकस इसका है आगे एक और F2, और इसी तरीके से इसका जो वक्रता केंद्र है वो है हमारे पास C2। अगर हम वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं तो ये देखो यहाँ से इसके जो वस्तु से चलकर आने वाली किरणें ये सीधे इस उत्तल लेंस पर आपतित होगी, और यहाँ पर इसका होगा अपवर्तन। जब अपवर्तन होगा तो इसका मतलब ये किरणें आगे जाएगी, और आगे जब जाएगी तो ये मुख्य फोकस F2 से होकर गुजरती है। यहाँ से बहुत सारी किरणें आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब देखो ये जब दोनों जो किरण है ये यहाँ पर F2 पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब है इसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस F2 पर। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F2 पर ही बनता है। और ये कैसा बनता है, देखो बहुत छोटा है लेकिन ये बनता है वास्तविक एवं उल्टा। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो बनता है मुख्य फोकस F2 पर।
लेकिन ये होगा वास्तविक एवं उल्टा। सेम जैसे दर्पण में हमने बनाया था, वहाँ पर भी जो 5 प्रतिबिंब बने थे वो भी वास्तविक एवं उल्टा ही बने थे, यहाँ पर भी वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, लेकिन ये होगा बहुत ही छोटा बिंदु के समान। अगर हम इसके सेकंड वाला देखें कि जब वस्तु C1 या 2F1 से दूर हो, C1 या 2F1 से दूर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखो हमारे पास ये उत्तल लेंस है और ये है हमारे पास इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारे पास इसका F1 और ये हो गया हमारे पास इसका C1। इसको हम 2F1 के नाम से भी जानते हैं। और ये यहाँ पर एक C1 से दूर है हमारे पास वस्तु A और B। अच्छा, जब हमने उस दर्पण में देखा था कि जब वस्तु C1 से दूर होती है तो उसका प्रतिबिंब C और F के मध्य बन रहा था, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन के कारण F2 और C2 के मध्य बनेगा। तो अब देखो जो हमारे पास वस्तु से जो जाने वाली किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और उत्तल लेंस पर आपतित होगी। यहाँ पर जब इसका अपवर्तन होगा तो समांतर वाली हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये हो गया इसका मुख्य फोकस F2। अगर हम दूसरी किरण की बात करें तो अगर वो इस प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वह विचलित हुए बिना सीधे ही निकल जाती है, अर्थात ये सीधे निकल जाएगी यहाँ से। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा C2 और F2 के मध्य। देखो दोनों किरण जो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा A डैश और B डैश। ये वाला प्रतिबिंब देखो इस वस्तु से थोड़ा छोटा होगा, लेकिन ये देखो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो ये बनेगा उल्टा। तो ये कैसा बन रहा है, और किरण वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका मतलब है कि वास्तविक उल्टा बनेगा, लेकिन ये बनेगा वस्तु से छोटा। इसका प्रतिबिंब बनेगा सेकंड वाले का हमारे पास C2 और F2 के मध्य। अगर हम बात करें 3 नंबर की, जब वस्तु C1 पर स्थित हो, अब हमको वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र पर ही रखना है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये है हमारे पास कोई एक उत्तल लेंस और ये है हमारे पास इसका मुख्य अक्ष, ये है F1 और ये है यहाँ पर इसका C1। ये वस्तु हो गई AB और ये हो गया हमारे पास मुख्य फोकस F1। अब देखो यहाँ से जब पहली तो अगर समांतर आएगी तो वो तो जाएगी इस मुख्य फोकस से होकर और अगर दूसरी यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो बिना विचलित हुए वह सीधे ही निकल जाएगी आगे, और जहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेद करेगी वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। और अगर वस्तु C1 पर है तो इसका प्रतिबिंब C2 पर ही बनता है और ये बनेगा हमारे पास। लेकिन यह भी कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, लेकिन वास्तविक बन रहा है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और ये इसकी जो साइज है इस प्रतिबिंब की वो हमेशा इस बिंब की साइज के बराबर होती है। ये हो गए हमारे 3, अर्थात जब वस्तु C1 पर स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब C2 पर ही बनता है। 4 की अगर हम बात करें कि जब वस्तु C1 और F1 के मध्य हो, इस बार वस्तु को हम C1 और F1 के मध्य लेकर आ रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका बनेगा C1 और अनंत के मध्य, यानी कि वहाँ पर बनता था हमारे पास C और अनंत के मध्य, तो यहाँ पर बनेगा C2 और अनंत के मध्य। अब हमारे पास जब वस्तु C1 और F1 के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये है हमारे पास एक उत्तल लेंस और ये है इसका मुख्य अक्ष। अब देखो इस बार हमको वस्तु को रखना है F1 और C1 के मध्य। ये हमारे पास F1 है और ये C1 है, तो वस्तु हो गई हमारे पास यहाँ पर A और B। अब देखो पहली वाली जो किरण थी अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह हमेशा मुख्य फोकस F2 से होकर गुजरती है। और अगर हम दूसरी वाली देखें, अगर इसको प्रकाशीय केंद्र से गुजारें तो देखो प्रकाशीय केंद्र से जब ये गुजरेगी तो ये बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाएगी। और ये जो इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसका बनेगा C2 और अनंत के मध्य। अब देखो ये हमारे पास F2 हो गया, यहाँ पर ये C2 था और यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो अगर इसको हम मिलाएंगे तो देखो ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी। लेकिन ये जो प्रतिबिंब है हमारे पास ये बनेगा वस्तु से बड़ा, A डैश और B डैश। इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, लेकिन यह भी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो ये उल्टा बनेगा और ये वास्तविक बनेगा क्योंकि दोनों जो किरणें हैं वो प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा जब वस्तु C1 और F1 के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा C2 और अनंत के मध्य या C2 से दूर। और हमारे पास अगला है कि जब वस्तु F1 पर हो, इस बार वस्तु का मुख्य फोकस F1 पर रखेंगे, तो जब F1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, और जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो उसका अनंत पर बनता है। ये हमने दर्पण के अंदर देखा भी था। ये हो गया मुख्य फोकस F1 और F1 के ऊपर वस्तु हो गई AB। ये हो गया इसका वक्रता केंद्र C1।
अब देखो पहली वाली जो किरण थी वो हमेशा मुख्य अक्ष के अगर समांतर जाती है तो वह मुख्य फोकस F2 से होकर गुजरती है, ये हो गया हमारे पास F2। और दूसरी वाली हमने देखा था कि जब कोई प्रकाश की किरण अगर इसे प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो बिना विचलित हुए वह सीधे ही निर्गत हो जाती है। अब इस कंडीशन में हमको ये जो दोनों किरण हैं वो बिल्कुल समांतर नज़र आती है और ये ऐसा लगता है कि ये आगे जाकर मिलेगी नहीं, उस दूरी को हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। और इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा हमारे पास अनंत पर बनेगा, लेकिन ये कैसा बनेगा, वास्तविक में उल्टा बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। लेकिन इस वस्तु की साइज जो हमारे पास प्रतिबिंब है इसकी साइज इस बिंब के साइज से बहुत अधिक बनता है, बहुत बड़ा बनता है ये प्रतिबिंब। अब है हमारे पास लास्ट वाला जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जब वस्तु F1 और O के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आइए हम इसका भी देखते हैं। ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है और ये हमारे पास इसका मुख्य फोकस है और ये यहाँ पर हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र O, ये हो गया इसका मुख्य फोकस F1 और ये हो गया इसकी वक्रता केंद्र C1। इस बार हमको वस्तु को रखना है O और F1 के मध्य। तो देखो हमने OK और F1 के मध्य रख दिया। पहली वाली अगर हम नियम की बात करें लेंस से अपवर्तन के नियम की, तो पहली वाली अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वह हमेशा मुख्य फोकस F2 से होकर गुजरती है। वही अगर हम सेकंड वाले नियम की बात करें, अगर कोई प्रकाश की किरण इससे होकर गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है। और ये जब लास्ट वाली जो दो किरणें हैं वो इस तरीके से आगे फैलती हुई जाती है, अर्थात ये दोनों कभी मिलेगी नहीं आगे। लेकिन अगर ये जो दोनों किरणें जा रही है इनको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमको ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेगी। और जैसे हमने मान लिया कि पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ मिल रही है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और ये बनेगा प्रतिबिंब हमारे पास A' B'। इसका मतलब हो गया कि ये जो प्रतिबिंब है इस मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है और वस्तु से थोड़ा बड़ा भी बन रहा है, लेकिन ये रियल में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए प्रतिबिंब बनेगा हमारे पास आभासी और सीधा। मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो सीधा है, लेकिन है कैसा, ये आभासी, तो वस्तु से बड़ा। और लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब स्थित होता है और यह बनता है वस्तु से बड़ा, आभासी एवं सीधा। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण देखो एक नंबर पर है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अवतल लेंस हमारे पास ये और यहाँ से इस बार वस्तु को रखना है हमको इनफाइनाइट की दूरी पर। और ये हो गया हमारे पास इसका मुख्य अक्ष और ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया। इस बार वस्तु को हम इनफाइनाइट पर रखेंगे, सेम जैसे उत्तल लेंस में किया था। यहाँ से जब इस वस्तु से जब ये प्रकाश की किरणें जाएंगी तो अवतल लेंस पर आपतित होंगे और यहाँ से इसका अपवर्तन होगा। तो हमको पता है अवतल लेंस सिर्फ इन किरणों को फैलाने का काम करता है, तो इस तरीके से फैला देगा। लेकिन इन्हीं किरणों को अगर हम जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हमको इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, अर्थात मुख्य फोकस F1 पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस F1 पर, और लेंस के इसी ओर बन रहा है, अर्थात जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो F1 पर बनेगा। लेकिन इसको आगे बढ़ाने पर ये बना है, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ये। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी एवं सीधा, लेकिन ये बन रहा है देखो बहुत बिंदु के समान बन रहा है, बहुत ही छोटा बनता है। एक हमारे पास कि जब वस्तु अनंत और O के मध्य हो, इस बार हमको वस्तु अनंत पर लेनी है और प्रकाशीय केंद्र O के मध्य रखना है। तो ये हमारे पास अवतल लेंस हो गया और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। तो देखो इस बार हमने यहाँ पर रख दिया इसको सीमित दूरी पर, और ये है हमारे पास वस्तु AB, ये है हमारे पास यहाँ पर C1 और ये हो गया F1 और ये प्रकाशीय केंद्र O। अब देखो जब प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह मुख्य फोकस F1 से गुजरती हुई प्रतीत होगी, अर्थात ये तो चली जाएगी इस तरीके से और ये हमको लगेगा कि ये F1 से होकर जा रही है। दूसरी वाली किरण अगर हम इस प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारें इस तरीके से तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो देखो ये दोनों किरण यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका मतलब है इसका प्रतिबिंब बनेगा F1 और O के मध्य A' B'। लेकिन ये जो बन रहा है वो इस मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, इसका मतलब सीधा बनेगा। और ये देखो किरण को आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को काट रही है रेखाएं, तो इसका मतलब आभासी बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी एवं सीधा बनेगा, लेकिन ये बनेगा कितना, इस वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये है हमारे पास अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण 2। और आज का हमारे जो लास्ट टॉपिक है वो है लेंस की क्षमता क्या होती है। देखो लेंस की क्षमता क्या होती है, हमारे पास चाहे कोई अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, वो जो लेंस है वो प्रकाश की किरणों को कितना फैला सकती है और कितना वो एक जगह उनको केंद्रित कर सकती है, उसकी जो मात्रा है उसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात कोई भी लेंस
प्रकाश की किरणों को अभिसरण अथवा अपसरण करने की मात्रा को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। अपसरण का मतलब हो गया उनको फैलाने की क्षमता, और अभिसरण का मतलब हो गया उनको एक जगह केंद्रित करने की क्षमता। तो लेंस की क्षमता हम किसे कहते हैं? कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, जिनके द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण अथवा अपसरण करने की मात्रा को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को हम P से व्यक्त करते हैं। तो देखो लेंस की क्षमता को P से व्यक्त करते हैं, और P बराबर हमारे पास होता है P बराबर 1/f। अच्छा, यहाँ पर f क्या है? कोई भी जो लेंस है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसकी फोकस दूरी है। लेकिन जब भी अगर हम लेंस की क्षमता निकालते हैं तो उसकी फोकस दूरी हमेशा हम मीटर में लेते हैं। फोकस दूरी को हमेशा मीटर में लिया जाएगा। तो P बराबर होता है 1/f। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है, क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब हो गया कि ये 1 में जब नीचे चला जाता है व्युत्क्रम होता है। जैसे 5 है तो 5 का व्युत्क्रम 1/5, 10 है तो उसका व्युत्क्रम 1/10। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये फोकस दूरी है तो उसका व्युत्क्रम 1/f हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका मात्रक। तो मात्रक हो जाएगा, देखो फोकस दूरी का होता है मीटर, तो 1/मीटर, और इसी 1/मीटर को हम कहते हैं डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक हो गया डाईऑप्टर। अब हमारे पास इसका देखो लास्ट टॉपिक रह गया कि जो उत्तल लेंस है उसकी जो क्षमता है उत्तल लेंस की, वो हमारे पास होती है पॉजिटिव में, लेकिन अगर अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो उसकी जो फोकस दूरी है वो होती है नेगेटिव में। जो फोकस दूरी होती है इसकी पॉजिटिव में लेंगे, अवतल लेंस के लेंगे नेगेटिव में। इस तरीके से हमको ये करना है। अब देखो कभी कभी आपको एक डायोप्टर की परिभाषा पूछ लिया जाता है कि एक डायोप्टर क्या है। देखो एक डायोप्टर का मतलब हो गया हमारे पास इसका मान 1 आना चाहिए। तो 1 कब आएगा? जब मीटर क्या हो हमारे पास 1 हो, अर्थात P बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/, जब फोकस दूरी का मान हम 1 रखेंगे तो 1/1 बराबर आ गया 1 डायोप्टर। तो एक डायोप्टर का किसे कहेंगे? कोई भी लेंस जिसकी अगर फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। और इसी के साथ हमारे चैप्टर पूरा हुआ। कल हम देखेंगे इसके आंकिक क्वेश्चन। धन्यवाद।